हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 11.2 और इस 11.2 में जो न्यूमेरिकल हैं वो हैं प्रतिलोम अनुपात में। प्रतिलोम अनुपात में क्या होता है, जैसे सीधे अनुपात या प्रत्यक्ष अनुपात में तो क्या था, एक राशि बढ़ रही है तो दूसरी राशि भी साथ साथ बढ़ती है। और प्रतिलोम अनुपात में क्या होगा, जब एक राशि बढ़े और दूसरी उसके अकॉर्डिंग घटे, या एक बढ़े और दूसरी घटे, एक घटे घटे दूसरी बढ़े, तो ऐसे अनुपात को हम क्या कहते हैं, प्रतिलोम अनुपात कहते हैं। तो करते हैं इसको, प्रश्नावली को 11.2 को। निम्नलिखित में से कौन प्रतिलोम अनुपात में है? 1 से लेकर 5 कंडीशन दे रखी हैं और ये पूछा कि बताइए इनमें से कौन प्रतिलोम अनुपात में है। चलिए करते हैं इनको बारी बारी से। फर्स्ट जो है वो क्या दे रखा है, पहले तो क्वेश्चन आपका ये कि निम्न में से कौन प्रतिलोम अनुपात में है। और पहला क्या है, किसी कार्य पर लगे व्यक्तियों की संख्या और उस कार्य को पूरा करने में लगा समय। यानी कोई एक कार्य है, उसके अंदर व्यक्ति लगे हुए हैं, तो यहाँ से पता चल रहा है कि अगर व्यक्तियों की संख्या बढ़ जाएगी तो समय क्या लगेगा, कम लगेगा। और व्यक्तियों की संख्या अगर घट जाए किसी काम को करने वालों की, तो अगर संख्या घट जाएगी तो समय बढ़ जाएगा। यानी एक चीज़ घट रही है, दूसरी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ऐसे अनुपात को क्या बोलते हैं, प्रतिलोम समानुपात। तो इसका आंसर क्या लिख देंगे हम, यहाँ प्रतिलोम समानुपात है। यहाँ प्रतिलोम समानुपात है। यहाँ क्या है, प्रतिलोम समानुपात है। क्यों है, क्योंकि यदि व्यक्तियों की संख्या कम होगी, क्योंकि यदि व्यक्तियों की संख्या कम होगी, यानी कि अगर बंदे कम कर दिए, संख्या कम होगी, संख्या कम हो जाएगी तो क्या होगा, कार्य को पूरा करने में अधिक समय लगेगा। होगी तो कम होगी तो कार्य को पूरा करने में अधिक समय लगेगा। दूसरा क्या है, एक समान चाल से किसी यात्रा में लिया गया समय और दूरी। चाल एक जैसी रहती है, यानी कि चाल को ना तो घटाया जा रहा है ना बढ़ाया जा रहा है। एक समान चाल से अगर चल रही है तो समय और दूरी, अगर समय ज़्यादा होगा तो दूरी भी ज़्यादा तय होगी, समय कम होगा तो दूरी भी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि चाल क्या आपकी एक समान चाल है। तो यहाँ कौन सा अनुपात हो गया फिर, प्रत्यक्ष समानुपात है या सीधा अनुपात है? यहाँ प्रत्यक्ष समानुपात है। प्रत्यक्ष समानुपात है। क्यों है, क्योंकि जितना अधिक समय होगा, क्योंकि जितना अधिक समय होगा, जितना अधिक समय होगा उतनी अधिक दूरी तय होगी, उतनी अधिक दूरी तय होगी। इसलिए यहां कौन सा है, प्रत्यक्ष समानुपात है। तीसरा पार्ट देखिए, खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल और काटी गई फसल, यहां भी प्रत्यक्ष समानुपात है। अगर अधिक खेती की गई भूमि है तो उसका क्षेत्रफल ज्यादा है और फसल भी क्या होगी, फिर ज्यादा ही होगी। यहाँ प्रत्यक्ष समानुपात है। इसका आंसर भी क्या होगा, यहाँ भी आपका क्या है, यहाँ प्रत्यक्ष समानुपात है, प्रत्यक्ष समानुपात है। क्यों है, क्योंकि जितनी अधिक खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल होगा, जितना अधिक खेती
खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल होगा, जितना अधिक क्षेत्रफल होगा उतना अधिक काटी गई फसल होगी, उतना अधिक काटी गई फसल होगी। फसल भी उतनी अधिक होगी जितना, अगर क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, खेत ज़्यादा होंगे तो फसल भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। चौथे पार्ट में क्या पूछा है, एक निश्चित यात्रा में लिया गया समय और वाहन। अब यहाँ निश्चित यात्रा निश्चित है, यात्रा निश्चित का मतलब 100 किलोमीटर जाना है या 200 किलोमीटर जाना है या 300 जाना है। यहाँ ये नहीं कहा इस वाले क्वेश्चन की तरह कि एक समान चाल से, ऐसा नहीं है, यहाँ यात्रा निश्चित है। तो यहाँ यात्रा निश्चित, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अगर चाल ज़्यादा कर देंगे तो यात्रा का समय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चाल को कम कर देंगे तो यात्रा का समय क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। चौथे में क्या लिखेंगे, यहाँ प्रतिलोम समानुपात है, आंसर इसका यहाँ प्रतिलोम समानुपात है। और क्यों है, क्योंकि यदि वाहन की चाल अधिक होगी, क्योंकि यदि वाहन की चाल अधिक होगी, वाहन की चाल अधिक होगी तो यात्रा में लिया गया समय कम होगा, लिया गया समय कम होगा। पांचवा पार्ट, इसका पांचवा भाग, पांचवें भाग में क्या है, किसी देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल। यहाँ भी आपका क्या है, प्रतिलोम अनुपात है। जनसंख्या ज़्यादा होगी तो प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल कम होगा, जनसंख्या कम होगी तो प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ प्रतिलोम समानुपात है, यहाँ प्रतिलोम समानुपात है, क्योंकि यदि जनसंख्या अधिक होगी, यदि जनसंख्या अधिक होगी तो प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल कम होगा। क्षेत्रफल यानी प्रतिलोम अनुपात हो गया, यहाँ प्रतिलोम समानुपात। और इस ढंग से आपका ये क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक टेलीविजन गेम शो में 1 लाख रुपए, 1 लाख की पुरस्कार राशि विजेताओं में समान रूप से वितरित की जानी है। निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए तथा ज्ञात कीजिए क्या एक व्यक्तिगत विजेता को दी जाने वाली पुरस्कार की धनराशि विजेताओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती है। देखिए कैसे करेंगे इसको। सेकंड क्वेश्चन आपका, यहाँ स्टेटमेंट मैंने लिख दी है, वो टेबल दे रखी है आपकी बुक में। अगर विजेताओं की संख्या 1 है तो पुरस्कार कितना मिलेगा उसको, 1 लाख का। विजेताओं की संख्या 2 है तो पुरस्कार कितना मिलेगा, 50,000 का। 4 है तो कितना मिलेगा, यहीं से पता चल रहा है कि 1 है तो 1 लाख और 2 है तो कितने हो गए, 50,000। यानी क्या हो गया, प्रतिलोम अनुपात। आगे वाला नहीं निकाले तो भी पता चल गया कि अनुपात तो कौन सा है भैया, व्युत्क्रमानुपाती या प्रतिलोम समानुपात हम इसको कह सकते हैं। करके दिखाते हैं इसको हम। ये भी तो जो खाने आपके खाली इनको भरना है, तो कैसे करेंगे देखिए। यहाँ विजेताओं की संख्या, यहाँ विजेताओं की संख्या और विजेताओं
की संख्या और विजेताओं की संख्या और पुरस्कार की धनराशि, पुरस्कार की धनराशि प्रतिलोम समानुपात में है। प्रतिलोम समानुपात में है, प्रतिलोम समानुपात में है। क्योंकि यदि विजेताओं की संख्या बढ़ रही है तो पुरस्कार क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। क्योंकि यदि विजेताओं की संख्या बढ़ती है, क्योंकि यदि विजेताओं की संख्या बढ़ती है तो प्रत्येक विजेता को दी गई पुरस्कार की धनराशि क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पुरस्कार की धनराशि कम होगी। अब देखिए क्या करेंगे, जब विजेताओं की संख्या 4 है तो कितनी मिलेगी, 5 है तो कितनी मिलेगी, 8 है तो कितनी मिलेगी। जब विजेताओं की संख्या 4 है, अब यहां से जब विजेताओं की संख्या 4 है तो प्रत्येक विजेता को दी गई राशि, तो प्रत्येक विजेता को दी गई राशि क्या बनेगी, कुल राशि तो 1 लाख है, 1 लाख। और पुरस्कार कितने हो गए, 4 से काटो कितने रुपये कट जाएगा, 25,000 रुपये। यानी एक विजेता को कितने रुपए मिलेंगे, 25,000 मिलेंगे। कब, अगर विजेता हो गए आपके 4, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 25,000 इसमें। ठीक है। जब विजेता 5 हो जाए तो क्या होगा, जब विजेताओं की संख्या 5 है, जब विजेताओं की संख्या 5 है तो प्रत्येक विजेता को दी गई राशि, अब क्या कर दीजिए, 1 लाख को भाग कर दीजिए 5 से, 20,000 रुपये कट जाएगा, तो रुपए कितने हो जाएंगे, 20,000। तो 5 है तो यहाँ क्या लिख देंगे, 5 वाले में क्या आ जाएगा, टेबल में 20,000 आ जाएगा। अब विजेताओं की अगर 8 हो जाए संख्या, जब विजेताओं की संख्या 8 है तो प्रत्येक विजेता को दी गई राशि, तो 1 लाख को आप 8 से काट दो, कट जाएगा आपका 12,500 रुपए, 12,500। यानी 8 है तो यहाँ के लिख देंगे हम 12,500 आ जाएगा यहाँ पे। जब विजेताओं की संख्या 10 है, जब विजेताओं की संख्या 10 है तो प्रत्येक विजेता को दी गई राशि। अब
1,00,000 को आप कर दीजिए 10 से डिवाइड, कितना हो जाएगा 10,000 रुपये, 10,000। तो 10 वाले के नीचे क्या लिख देंगे, 10,000 लिख देंगे। ठीक है। अब 20, जब विजेताओं की संख्या 20 है, जब विजेताओं की संख्या 20 है तो प्रत्येक विजेता को दी गई धनराशि 1,00,000 को भाग कर दीजिए 20 से, कितना आ जाएगा रुपए 5,000। तो 20 है तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 5,000। तो ये हमने किया, इसको जो है अलग अलग हमने बता दिया किसको कितना इनाम मिला, इसके अंदर प्रत्येक विजेता को क्या इसके अंदर पुरस्कार मिलेगा। इस ढंग से आपका क्वेश्चन जो आपका सेकंड है कंप्लीट है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, रहमान तिल्लियों या डंडियों का प्रयोग करते हुए एक पहिया बना रहा है। ये पहिए बना रखे हैं इसने अलग अलग। ये वह समान तिल्लियां इस प्रकार लगाना चाहता है कि किन्हीं भी क्रमागत तिल्लियों के युग्मों के बीच के कोण बराबर हैं। जैसे इसके अंदर 4 हैं तो चारों कोण बराबर हों, इसमें 3 और 3 6 हैं तो 6 कोण बराबर हों, इसमें अगर 8 हैं तो 8 कोण क्या हों, बराबर हों। इस ढंग से चाहता बनाना हो। ठीक है, पहली बात तो। अब यहाँ देख भी ले हम चाहे क्या है, अगर पूरा सर्कल है कोण कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो ये कोण कितने का आ जाएगा, 90 का आ जाएगा। जब 6 होंगे तो 360 को आप 6 से भाग कर दीजिए, 60 डिग्री का आ जाएगा कोण। यानी कि अगर तिल्लियों की संख्या बढ़ती जा रही है तो कोण क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। तो इस सीधा है यहाँ पे कौन सा अनुपात होगा आपका, प्रतिलोम समानुपात है, प्रतिलोम। फिर आगे क्या कहता है, निम्नलिखित सारणी को पूरा करिए। या बना भी जैसे तिल्लियों की संख्या 4 है तो कोण उनके बीच में, क्रमागत तिल्लियों के बीच में 90 डिग्री का। जब तिल्लियों की संख्या 8 हो गई तो क्रमागत तिल्लियों के युग्म के बीच का कोण 60 डिग्री हो गया। तब बता रहा है, पूछ रहा है कि अगर तिल्लियों की संख्या 8 होगी तो कोण कितना होगा, 10 होगी तो कोण कितना होगा, 12 होगी तो कोण कितना होगा। और उसके बाद 3 पार्ट ये पूछे इस क्वेश्चन के, 1 2 3 इनको करते हैं बारी बारी से। यहाँ लिखा हुआ मैंने, ये है आपका। देखिए ये फिगर बना दिए, क्वेश्चन डाल दिया, फिर ये टेबल जो पूरी करनी है वो है। और पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्या तिल्लियों की संख्या और क्रमागत तिल्लियों के किसी युग्म का कोण प्रतिलोम समानुपात में है? हाँ। क्यों? क्योंकि अगर तिल्लियों की संख्या बढ़ रही है तो कोण क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो इसका आंसर लिखिए पहले तो, हाँ। हाँ हो गया, पहली बात ये हाँ है। यहां तिल्लियों की संख्या, यहां तिल्लियों की संख्या व क्रमागत तिल्लियों के प्रत्येक युग्म के बीच का कोण, प्रत्येक युग्म के बीच का कोण प्रतिलोम समानुपात है। प्रतिलोम समानुपात है। क्यों? देखिए यहाँ पे 4 है तो कोण 90 का, 6 होगी तो कोण कितने का होगा, 60 का हो गया, 8 होगी तो 60 से कम यानी घटता जाएगा कोण। तिल्लियों की संख्या बढ़ती जा रही, कोण क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। अब इनका बताना 8 का, 10 का और 12 का। तो जब तिल्लियों की संख्या 8 है, जब तिल्लियों की संख्या 8 है तो क्रमागत तिल्लियों के प्रत्येक युग्म के
बीच का कोण। अब पूरा कोण तो 360 डिग्री का, वृत्त जो है 360 डिग्री का होता है। 8 से डिवाइड कर दीजिए, 8 चौके 32, 8 पंजे 40। कोण कितने डिग्री का हो जाएगा आपका? 45 डिग्री का। यानी 8 है तो कोण कितने का हो जाएगा आपका? 45 डिग्री का भी। और जब तिलियों की संख्या 10 है, जब तिलियों की संख्या 10 है तो क्रमागत तिलियों के प्रत्येक युग्म के बीच का कोण क्या होगा? 360 को भाग कर दो 10 से, कितना हो जाएगा? 36 डिग्री। तो 10 है तो कोण कितने का आ जाएगा हमारा? 36 डिग्री का। फिर किससे पूछा? 12 पे। जब तिलियों की संख्या 12 है, जब तिलियों की संख्या 12 है तो क्रमागत तिलियों के प्रत्येक युग्म के बीच का कोण, यहाँ क्या कर देंगे? 360 को भाग कर देंगे 12 से, 12 3 36, कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? 30 डिग्री का। ठीक है जी, कोण कितने का होगा आपका? ये कोण 30 डिग्री का हो जाएगा आपका। तो ये हुआ इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है? सेकंड में 15 तिलियों वाले पहिए के, तिल्ली कितनी? 15 तिलियों के बीच किसी है, तिलियों के किसी युग्म का कोण परिकलित कीजिए। जब तिलियां 15, जब तिलियों की संख्या 15 है, जब तिलियों की संख्या 15 है तो क्रमागत तिलियों के किसी युग्म के बीच का कोण क्या कर देंगे? 360 को भाग कर देंगे किससे? 15 से। 15 दूनी 30, 15 चौके 60, कोण कितने का हो जाएगा? 24 डिग्री का। तीसरा पार्ट, यदि क्रमागत तिलियों के प्रत्येक युग्म के बीच का कोण दे दिया, अब की बार कोण दे दिया, अब क्या पूछ रहा है? तिलियों की संख्या। तो इसमें क्या करेंगे? तिलियों की संख्या बराबर, सीधा तिलियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी? 360 को सीधा क्या कर दो? 40 से डिवाइड कर दो, 4 9 36, कितनी होंगी तिलियों की संख्या? कितनी हो जाएगी आपकी? 9 तिलियां होंगी। 9 तिलियों के बीच का कोण कितना हो जाएगा आपका? 40 डिग्री का। ये आपका हुआ थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। चौथा, यदि किसी डिब्बे की मिठाई को 24 बच्चों में बांटा जाए, 24 बच्चों में बांटना है, डिब्बे में मिठाई है, तो प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाइयाँ मिलती हैं। यदि बच्चों की संख्या में 4 की कमी हो जाए, यानी बच्चे कम हो गए, तो मिठाइयों की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिलेंगी? तो यहाँ पे बच्चे और मिठाइयाँ आपस में किस में है? प्रतिलोम समानुपात में है। इस क्वेश्चन में बच्चे और मिठाइयाँ आपकी किस में है? प्रतिलोम समानुपात में हैं। तो कैसे करेंगे देखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न 4, यहाँ बच्चे व मिठाइयाँ किसमें आपके? प्रतिलोम समानुपात
में हैं। टेबल बनाइए, ऐसे टेबल बना देंगे। यहाँ पे लिख दिए बच्चे और यहाँ मिठाई। बच्चे कितने हैं शुरू में? 24 बच्चे हैं। हर एक बच्चे को कितनी मिठाई मिल रही है? 5। तो क्या कहता है कि बच्चे 4 कम हो जाए, 24 में से 4 कम हो गए, बच्चे कितने हो गए? 20। अब मिठाई कितनी मिलेंगी? मान लीजिए मिठाई कितनी मिलेगी? x। तो 20 है तो मिठाई कितनी मिलेगी? x। अब यहाँ से शुरू करते हैं। अब तक तो सीधे क्वेश्चन हम एक ही नियम के लगा लो कुछ ही ढंग से कर रहे थे। प्रतिलोम समानुपात में जिस क्वेश्चन को मैं जिस तरह से करना चाहिए वो यहाँ इस क्वेश्चन से देखिए। अगर सीधा अनुपात था तो हम क्या कर रहे थे? 24/5 बराबर 20/x ऐसे करते थे। लेकिन अगर अनुपात आपका प्रतिलोम है तो उसको ऐसे करते हैं 24/5 बराबर 20/x ऐसे करना है अनुपात। वहाँ बटा करते थे, यहाँ गुणा करेंगे। ठीक है, अब इसको सोल्व कर दो बस। 24/5 है, ये 20 यहाँ नीचे बटा में आ जाएगा बराबर किसके? x के। x उधर ही छोड़ दिया। 5 चौके 20 और 4 छक्के 24। तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया आपका? 6। तो अगर बच्चे 20 हो गए ना तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिलेगी? 6 मिठाई मिलेंगी। अतः प्रत्येक बच्चे को मिठाई, अतः प्रत्येक बच्चे को मिठाइयाँ जो मिलेंगी कितनी मिलेंगी? 6 मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 4 हो आपका ये। 5वां क्वेश्चन देखिए। एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है। यानी अगर 20 पशु हैं तो 6 दिन भोजन चल जाएगा। यदि इस पशुशाला में 10 पशु और आ जाएं, अब पशु बढ़ के भोजन उतना ही है तो दिन क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। यानी कि क्या होगा आपका? प्रतिलोम समानुपात होगा। तो यह भोजन कितने दिन तक पर्याप्त रहेगा? तो अनुपात का तो हमें पता चल गया कौन सा है? प्रतिलोम है। तो कैसे करेंगे इसको देखिए। यदि पशुशाला में 10 पशु और आ जाएं, यदि पशुशाला में 10 पशु और आ जाएं तो दिन मान लीजिए, अभी x मान लिया हमने, मान लिया कितने दिन हो जाएंगे? x दिन हो जाएंगे अगर 10 पशु और आ जाएंगे तो पशुओं की कुल संख्या क्या हो जाएगी? फिर पशुओं की कुल संख्या शुरू में कितने थे? 20 थे। 10 और आगे पशु कितने हो गए आपके? 30 हो गए कुल पशु। टेबल बनाइए पशुओं की संख्या और दिन। पशुओं की संख्या, पशुओं की संख्या और यहां ले लिए दिन। जब पशुओं की संख्या 20 है तो दिन 6 और पशुओं की संख्या अगर 30 होगी तो मान लीजिए दिन कितने आपके? x। और ये हमने देख लिया यहाँ पे क्या आपका है? प्रतिलोम समानुपात है। यहाँ पशुओं की संख्या और दिन में क्या प्रतिलोम समानुपात है। यहाँ पशुओं की संख्या व दिनों में प्रतिलोम समानुपात है। और मैंने बताया था अगर प्रतिलोम समानुपात है तो क्या करते हैं? गुणा। सीधे अनुपात में तो बटा करते हैं, गुणा यानी कि कैसे कर देंगे? 20 गुणा 6 बराबर 30 गुणा x। और यहाँ से फिर आपका x बराबर क्या हो जाएगा? ये 20 गुणा 6 और ये 30 इस साइड में आएगा तो बटा हो जाएगा 6 पंजे 30 और 5 चौके 20। यानी कि x बराबर कितना आपका? 4। या इसको ऐसे लिख दें, x बराबर आपका क्या है? 4। x बराबर कितना होगा आपका? 4। और x क्या है? दिन है। यानी कि अब उनका भोजन कितने दिन चलेगा? 4 दिन चलेगा भोजन। यहाँ कितना आ गया आपका? 4 आ गया है। तो अब उनका भोजन कितने दिन चलेगा? 4 दिन चलेगा। यदि पशुशाला में 10 पशु और आ जाएं, अतः यदि
पशुशाला में 10 पशु और आ जाएं तो भोजन 4 दिन पर्याप्त होगा। तो भोजन 4 दिन पर्याप्त होगा, यानी 4 दिन चलेगा, 4 दिन पर्याप्त होगा। ये आपका हुआ 5वां क्वेश्चन। 6ठा प्रश्न, एक ठेकेदार यह आकलन करता है कि जसमिंदर के घर में पुनः तार लगाने का कार्य 3 व्यक्ति 4 दिन में कर सकते हैं। 3 व्यक्ति कितने दिन में कर सकते हैं? 4 दिन में। यदि 3 के स्थान पर 4 व्यक्ति लग जाएं, 3 के बजाय व्यक्ति कितने हो गए? 4। अब काम तो वही है, तो दिन क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, और दिन कम हो जाएंगे तो प्रतिलोम समानुपात है। यदि वह 3 के स्थान पर 4 व्यक्तियों को इस काम पर लगाता है तो यह कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? यानी कि व्यक्ति बढ़ा दिए तो दिन क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो यहाँ इसके अंदर क्या आपका व्यक्तियों में और दिनों में क्या आपका प्रतिलोम समानुपात है। 6ठा क्वेश्चन आपका ये 6ठा क्वेश्चन। और माना जो है व्यक्तियों की संख्या क्या है, या कार्य को पूरा, माना कार्य को पूरा करने के लिए दिन, व्यक्ति को तो पता नहीं, माना कार्य को पूरा करने के लिए दिन क्या है भाई आपके? x है, x मान लीजिए आप इसको। टेबल बनाइए, क्या व्यक्ति और दिन, यहां आपके व्यक्ति और ये दिन। शुरू में व्यक्ति कितने हैं? 3, दिन कितने लगते हैं? 4। अब इसने व्यक्ति 3 के बजाय कितने कर दिए? 4, और मान लीजिए अब दिन लग रहे हैं कितने? x। तो यहाँ व्यक्तियों में और दिनों में प्रतिलोम अनुपात है। यहाँ व्यक्तियों और दिनों में प्रतिलोम समानुपात है। और ये बताया मैंने प्रतिलोम समानुपात तो कैसे करेंगे? 3 गुना 4 बराबर 4 गुना x। 3 गुना 4, ये 4 इधर आएगा तो बटा हो जाएगा, उधर क्या रह गया? x। 4 से 4 कट गया, x बराबर कितना हो गया? 3। यानी कि अब दिन कितने लगेंगे? 3 दिन लगेंगे। अतः कार्य को तार लगाने का जो कार्य है उसको व्यक्ति कितने दिन में कर देंगे? अतः कार्य को 4 व्यक्ति 3 दिन में कर देंगे। वो तार लगाने वाला कार्य उसको 3 दिन में कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6। 7वां क्वेश्चन, बोतलों के एक बैच को 25 बक्सों में रखा जाता है, जबकि प्रत्येक बक्से में 12 बोतलें आती हैं। यदि इसी बैच की बोतलों को, यानी इस बैच में जितनी बोतल वही हैं, इस प्रकार रखा जाए कि प्रत्येक बक्से में 20 बोतलों, पहले क्या थी? प्रत्येक बक्से में 12 बोतल थी, अब प्रत्येक बक्से में 20 बोतल आ रही हैं। अब बक्से के अंदर अगर बोतलों की संख्या बढ़ गई तो फिर बक्सों की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी क्या आपका प्रतिलोम अनुपात है। तो कितने बक्से भरे जाएंगे? तो मानना बक्से भरे जाएंगे, x भरे जाएंगे, मान लीजिए हम x मान लेते हैं, और अनुपात हमने देख लिया क्या आपका प्रतिलोम समानुपात है। 6ठा क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन 7। बक्सों की संख्या, मानना बक्सों की संख्या बराबर x। छोटी सी टेबल बना दीजिए। यहाँ क्या आपका प्रत्येक बक्स में बोतलों की संख्या, प्रत्येक बक्स में बोतलों की संख्या, और नीचे क्या आपकी बोतलों की संख्या। यहाँ क्या है? बक्सों की संख्या, बक्स की संख्या, बक्स की
संख्या, ऐसे इस लाइन को थोड़ा यहाँ खींच देता हूँ ऐसे, ठीक है। ऊपर क्या, प्रत्येक बक्स में बोतलों की संख्या और नीचे क्या, बक्स की संख्या। अब जब बोतलों की संख्या 12 है और एक बक्से में 12 बोतल आ रही हैं, तो बक्से कितने लग रहे हैं, 25। और फिर क्या कर दिया, अगर बक्से ऐसे कि उनके तो 20 बोतल आ रही हैं, तो बक्सों की संख्या क्या होगी, x। और यहाँ है आपका क्या, प्रत्येक बक्स में बोतलों की संख्या प्रतिलोम समानुपात है, प्रत्येक बक्स में बोतलों की संख्या व बक्स की संख्या, वह बक्स की संख्या प्रतिलोम अनुपात में है। और प्रतिलोम अनुपात में तो क्या बताया था, गुणा, यानी कि 12 गुणा 25 बराबर 20 गुणा x। 12 गुणा 25 और ये 20 इधर आके बटा हो जाएगा, उधर क्या आपका x, 5 चौके 20, 5 पंजे 25 और 4 तिये 12 और 3 पंजे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यानी x बराबर कितना हो जाएगा आपका, 15। यानी प्रत्येक बक्स में अगर 20 बोतल है ना, 20 बोतल हैं, तो बक्स से कितने लगेंगे, 12। अतः जब प्रत्येक बक्स में 20 बोतल हैं, तो 15 बक्स भरे जाएंगे, 15 बक्स भरे जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर हुआ हमारा 7वां क्वेश्चन। 8वां प्रश्न, एक फैक्ट्री में कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता होती है। उतनी ही वस्तुएं 54 दिन में बनाने के लिए कितने मशीनों की जरूरत पड़ेगी। अब दिन क्या हो गए, घट गए, तो मशीनों की जरूरत क्या पड़ेगी, कम पड़ेगी। चीज़ें उतनी है, 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीन, और 54 दिन में बनाने, दिन घट गए तो मशीनों की संख्या क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। कुछ उल्टा बोल गया, शायद दोबारा सुनिए आप। 63 दिन के लिए 42 मशीन चाहिए, उसी काम को 54 दिन में करवाना है, तो मशीन क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। तो क्या हो गया यहाँ पर भी आपका प्रतिलोम समानुपात। तो क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ आपका क्या है, माना मशीनों की संख्या बराबर x। माना मशीनों की संख्या बराबर क्या है, x। मशीनों की संख्या x है। और जो है टेबल बनाई है हमने पहले, तो ये दिन ले लिया और यहाँ क्या ले लिया हमने, मशीनों की संख्या, मशीनों की संख्या। दिन कितने थे आपके, 63, मशीन कितनी चाहिए, 42। 63 दिन में 42 मशीन, दिन हो गए 54, तो मशीन कितनी चाहिए आपको, x। यहाँ मशीन में और दिनों में क्या है, प्रतिलोम अनुपात है। यहाँ मशीनों की संख्या व दिनों में प्रतिलोम अनुपात है। और प्रतिलोम अनुपात क्या करेंगे, 63 गुणा 42 ये बराबर 54 गुणा x। 63 गुणा 42, ये 54 यहाँ आ जाएगा नीचे 6 निम कितने पर जाएगा, ये पहले 3 पर कर ले, 4 पे करें, 6 निम 54, लेकिन 6 पे ये नहीं जा रहा ना, ये जा रहा है 6 निम 54 और 6 सत्ते 42, 6 निम 54 और 6 सत्ते 42 और 9 सत्ते 63। इधर क्या था आपका x, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 7 सत्ते
49। तो कितनी मशीन चाहिए? 49। 54 दिन में अगर बना तो मशीन कितनी चाहिए? 49 चाहिए। इसलिए मशीनों की संख्या बराबर 49। मशीनों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 49। ये हुआ हमारा 8वां क्वेश्चन। 9वां प्रश्न, एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटे का समय लेती है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उस कार को कितना समय लगेगा? अब चाल 60 से हो गई 80, चाल बढ़ेगी तो समय क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी एक चीज बढ़ गई दूसरी घट रही, तो अनुपात कौन सा है? प्रतिलोम अनुपात है। तो क्वेश्चन नंबर 9, 9वां प्रश्न, 9वां प्रश्न, माना 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लगा समय। माना 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समय कितना लग गया आपका? x। टेबल चाल और समय, और नीचे क्या आपका? समय। चाल किस में है? किलोमीटर प्रति घंटा में। और समय किस में है? समय घंटे में है। तो जब चाल आपकी 60 थी तो घंटे लग रहे हैं 2, और चाल 80 हो गई तो घंटे लगते हैं कितने आपके? x घंटे। तो यहाँ चाल और समय में प्रतिलोम अनुपात है। यहाँ चाल व समय में प्रतिलोम अनुपात है, इसलिए 60 गुणा 2 बराबर 80 गुणा x। 60 गुणा 2 80, यहाँ बटा में आ जाएगा, उधर क्या आपका x है। 20 चौके 60 और 20 चौके 80 और 20 दिए 60, 2 दूनी 4, कितना बच गया? x बराबर कितना? 3/2। x बराबर 3/2, या x बराबर 1.5 घंटे। x बराबर क्या जाएगा आपका? 1.5 घंटे, या 1 से 1/2 घंटे, एक ही बात है। 1 से 1/2 घंटे, एक ही बात है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा? समय बराबर 1 से 1/2 घंटे। ये होगा आपका 9वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन, 2 व्यक्ति एक घर में नई खिड़कियां 3 दिन में लगा सकते हैं। ठीक है जी। कार्य प्रारंभ होने से पहले, शुरू नहीं उससे पहले क्या होगा? एक व्यक्ति बीमार पड़ गया, काम शुरू नहीं किया है, अब कार्य कितने दिन में पूरा होगा? यानी कि 2 व्यक्ति थे, अब क्या रहेगा? 2 में से एक बीमार पड़ गया, दिन सारा कार्य किसने करना है? एक ही व्यक्ति ने करना है। यानी कि आदमी क्या रहेगा? पहले 2 आदमी थे, अब आदमी क्या हो गया? एक आदमी एक रहेगा, दिन क्या लगेंगे? ज़्यादा, और ज़्यादा लगेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? प्रतिलोम अनुपात हो जाएगा। तो 10वां क्वेश्चन देखिए। 10वां क्वेश्चन पहले भाग में, क्वेश्चन 10 का पहला भाग, माना दिनों की संख्या। माना दिनों की संख्या बराबर क्या मान ली? x। व्यक्तियों की संख्या और नीचे ले लिया दिन। जब व्यक्ति आपके 2 हैं, दिन कितने? 3। अब एक व्यक्ति बीमारी हो गया तो क्या रहेगा? फिर एक ही व्यक्ति, 2 थे, 2 में से एक बीमार हो गया तो एक ही व्यक्ति रह गया, और उसको दिन कितने लगे? x। तो यहाँ व्यक्तियों व दिनों में प्रतिलोम अनुपात है। प्रतिलोम अनुपात है, इसलिए गुणा करेंगे 2 गुणा 3, इनकी गुणा बराबर 1 गुणा x, 2 3 6 बराबर x। यानी कि x बराबर कितना? ओह दिखा नहीं, 2 गुणा 3 बराबर 1 गुणा x,
2 3 6 x बराबर कितना 6, यानी कितने दिन लगेंगे 6 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे उस व्यक्ति उस काम को होने में कितने दिन लगेंगे, दिन लगेंगे। इसलिए दिन लगेंगे एक व्यक्ति को लगा समय एक ही रहेगा ना, एक व्यक्ति को लगा समय बराबर क्या हो जाएगा आपका 6 दिन। ये हुआ इसका 10वें का फर्स्ट पार्ट। अब 10वें के सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में एक ही दिन में खिड़कियां लगवाने के लिए कितने व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी, एक ही दिन में लगवानी है। पहले 3 दिन लग रहे थे, 2 व्यक्ति लगा रहे थे 3 दिन, अब एक ही दिन में लगवानी है। तो व्यक्ति कितने लगेंगे, तो एक दिन में लगवाने के लिए व्यक्तियों की संख्या, अब व्यक्ति बताना अभी, माना व्यक्तियों की संख्या, माना व्यक्तियों की संख्या बराबर x। तो व्यक्तियों की संख्या और नीचे दिन। जब व्यक्ति 2 हैं तो दिन कितने लगते हैं 3। एक ही दिन में करवाना तो व्यक्ति कितने लग रहे हैं x। यहां फिर वही व्यक्तियों और दिनों में क्या प्रतिलोम अनुपात है। यहां व्यक्तियों की संख्या व दिनों में प्रतिलोम अनुपात है। प्रतिलोम अनुपात है तो क्या 2 गुना 3 बराबर x गुना 1, 6 बराबर x बराबर 6। इसलिए एक दिन में काम करवाने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए, 6 दिन चाहिए, 6 व्यक्ति चाहिए। इसलिए एक दिन में उस काम को करने के लिए एक दिन उस काम को करने के लिए 6 व्यक्ति चाहिए। ये हमारा हुआ 10वां क्वेश्चन में 10वां। 11वां क्वेश्चन, किसी स्कूल में 45 मिनट अवधि के 8 कालांश होते हैं, यानी 45 मिनट के 8 पीरियड लगते हैं स्कूल में, 45 मिनट के। यह कल्पना करते हुए कि स्कूल का कार्य समय उतना ही है, यानी कि समय स्कूल का उतना ही लग रहा है, यदि स्कूल में बराबर अवधि के 9 कालांश यानी पीरियड 8 की बजाय 9 कर दें तो प्रत्येक कालांश कितने समय का होगा। अब स्कूल का कुल समय तो उतना ही है और कालांश यानी कि पीरियड या घंटी जो है वो 8 की बजाय अगर 9 कर देंगे तो उनका समय जो क्या हो जाएगा, अवधि क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो 8 कालांश से 9 कालांश यानी ये तो बढ़ गए तो समय की अवधि क्या हो जाएगी, घट जाएगी, यानी कि यहाँ पे क्या आपका प्रतिलोम अनुपात है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 इसमें क्या है, माना प्रत्येक कालांश का समय, माना प्रत्येक कालांश का समय। क्वेश्चन 11, माना प्रत्येक कालांश का समय बराबर कितना मान लिया हमने x। ठीक है जी। कालांश की संख्या, पीरियड, कालांश मीन्स पीरियड, घंटी, कालांश की संख्या और नीचे कालांश का समय यानी पीरियड का समय। कालांश का समय वो किसमें है, मिनट में, मिनट में। तो अगर 8 पीरियड लगाते हैं ना स्कूल में तो हर एक पीरियड कितने का, 45 मिनट का। ये कहते 8 की बजाय अगर 9 पीरियड कर दें तो पीरियड कितने मिनट का होगा। तो यहाँ पे कालांश की संख्या और कालांश के समय में प्रतिलोम अनुपात है। यहाँ कालांश की संख्या व कालांश के समय, कालांश के समय में
प्रतिलोम समानुपात है। और प्रतिलोम समानुपात में क्या था, मैंने इनकी गुणा, यानी कि 8 गुना 45 बराबर 9 गुना x। 8 गुना 45, 9 नीचे आ जाएगा, बराबर x। 9 पंजे 45, 8 पंजे कितना हो जाएगा 40, बराबर x, या ये कह दीजिए कि x बराबर कितना 40। यानी उस कालांश का, उस पीरियड का समय अब कितना हो जाएगा 40 मिनट हो जाएगा। अतः प्रत्येक कालांश का समय, अतः प्रत्येक कालांश का समय बराबर 40 मिनट। इस ढंग से आपका ये प्रश्नावली 11.2 और चैप्टर 11 कंप्लीट है। वीडियो अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।